सर्दी की एक सुनहरी शाम थी। दिन भर की गुनगुनी धूप के बाद शाम होते ही हवा में एक हल्की सी ठिठुरन वापस लौट आती थी। ये वह मौसम था जब ना तो बहुत भारी कंबलों की जरूरत थी और न ही पंखों की चाहत। गांव के घर के खुले दालान में दादू अपनी पुरानी तख्त पर बैठे थे। सामने आग सुलग रही थी जिसकी छटकने की आवाज सन्नाटे को और गहरा बना रही थी, और उनके साथ थे सूरज और लाडो। लाडो ने अपनी गुलाबी स्वेटर की आस्तीनें हाथों तक खींच ली थीं और सूरज आग में सूखी टहनियां डाल रहा था ताकि लपटें बनी रहें। दोनों के चेहरों पर आग की नारंगी रोशनी नाच रही थी। दादू देखिए ना, अब तो ये कड़ाके की ठंड भी खत्म होने वाली है। बस कुछ ही दिनों में पंखे चलने लगेंगे। पर जाते जाते इस मौसम की विदाई फीकी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी कहानी सुनाओ ना जिसे सुनकर इस बची कुची ठंड में भी पसीने छूट जाएं। कोई सच्ची भूतिया कहानी। ये जो मौसम के बदलने का वक्त होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। पुराने लोग कहते हैं कि जब सर्दियां विदा लेती हैं तो वो अपने साथ कुछ रूहों को भी ले जाने की कोशिश करती हैं, और जो पीछे छूट जाती हैं वो दरवाजों पर दस्तक देती हैं। लेकिन दादू, ये रूहें, ये भूत आखिर बनते कैसे हैं? मेरा मतलब है, क्या हर मरने वाला इंसान भूत बन जाता है? स्कूल में तो हमारे साइंस वाले सर कहते हैं कि ये सब सिर्फ मन का वहम है, पर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे इनका भी अपना कोई कायदे कानून होता है। क्या ये वही लोग होते हैं जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, या फिर वो जो इस दुनिया को छोड़ कर जाना ही नहीं चाहते? और आप जो कह रहे थे कि ये पीछे छूट जाती है, तो क्या इनका भी कोई ठिकाना होता है, या ये बस हम जैसे जिंदा लोगों की तलाश में भटकती रहती हैं? बेटा सूरज, विज्ञान अपनी जगह सच है, पर यह संसार सिर्फ उसी से नहीं चलता जो हमें दिखता है। हर मरने वाला भूत नहीं बनता। भूत वो बनते हैं जिनका हिसाब बाकी रह जाता है, चाहे वो कोई अधूरी चाहत हो, बेइंतहा नफरत हो, या फिर अचानक हुई कोई अनहोनी। जब तक रूह का मोह इस मिट्टी से नहीं छूटता, वो इसी हवा में फंसी रह जाती है। ऐसे ही अपने गांव के किसानों की सच्ची कहानी आज तुम दोनों को सुनाता हूं। फरवरी का महीना शुरू हो चुका था। शाम ढल रही थी। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे गांव के कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ठंडी हवा के झोंके अभी भी बदन को कंपा रहे हैं। सूरज की आखिरी किरणें भी अब पेड़ों की चोटियों से ओझल हो चुकी हैं। भाई, फरवरी का महीना आ गया, पर यह पछुआ हवा तो जैसे हड्डियों को चीर रही है। ऊपर से इस बार गेहूं की फसल भी वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद थी। आधा खेत तो नील गायों और आवारा सांडों ने छट कर दिया है। रात भर जाग कर मेढ़ पर पहरा दो, तब भी कहीं न कहीं से घुस ही जाते हैं। बात तो 16 आने सच है खिलावन। नील गायों का तो झुंड का झुंड आता है, और ये सांड भाई, ये तो साक्षात काल बनकर घूम रहे हैं। गेहूं की फसल अब बरहाच रही है, बालियाओं आने को है, पर इन जानवरों ने नाक में दम कर रखा है। कल रात ही की बात है, मैंने लालटेन जलाकर देखा तो 4 सांड सीधे मेरे गेहूं की क्यारियों के बीचों बीच खड़े थे। जब तक मैं लाठी लेकर दौड़ता, तब तक वो आधा बीघा गेहूं ऐसे रौंद चुके थे जैसे वहां कभी कुछ बोया ही न गया हो। अरे लल्लन भाई, गेहूं की कोमल पत्तियां उन्हें इतनी सुहाती हैं कि वो कंटीले तारों की भी परवाह नहीं करते। मैंने अपने खेत के चारों तरफ तार लगवाए थे, पर सांडों का वजन वो तार सह नहीं पाए।
अब फरवरी की इस कड़कदाती रात में किसान खेत की रखवाली करे या घर में चैन की नींद सोए, समझ ही नहीं आता। तुम नील गायों की बात कर रहे हो खेलावन। यहां तो रात को बिजली का ठिकाना ही नहीं रहता। जब सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी पावर कट हो जाता है। कल पूरी रात जागकर कटिया फंसाने की कोशिश की, पर वोल्टेज इतना कम था कि मोटर ही नहीं चली। पीपल की घनी छांव के नीचे जमी वो महफिल अब अंधेरे की चादर में लिपटने लगी थी। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। पीपल के पेड़ के नीचे जमी उस चौपाल में हवा और भी सर्द हो गई थी। बातों का सिलसिला जारी था कि तभी सूखे पत्तों पर किसी के भारी और डगमगाते कदमों की आहट सुनाई दी। अंधियारे को चीरती हुई एक धुंधली सी आकृति पास आती दिखी। वो कामते था। हाथ में एक मोटी लाठी लिए उन्हीं लोगों की तरफ चला रहा था। अरे कामते, तुम इस बखत खेत से आ रहे हो क्या? देख तो भाई, कैसे थर थर कांप रहा है शरीर तुम्हारा। खेत? अब उसे खेत कहोगे लल्लन भाई? उसे तो अब सांडों का अखाड़ा कहो। अभी अभी 3 सांडों को खदेड़ कर आ रहा हूं। कमबख्तों ने लहसुन की क्यारियां तो छोड़ो, जो थोड़ा बहुत सरसों बचा था उसे भी मिट्टी में मिला दिया। अरे अरे, बैठो, यहां आग के पास बैठो। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। सेहत की किसे पड़ी है रामदीन चचा? रात भर ओस में भीग कर रखवाली करो, हथेली पर जान लेकर सांडों के पीछे भागो, और हाथ में क्या आता है? कटी हुई फसल और टूटी हुई उम्मीदें। नील गायों से तो फिर भी लड़ लें, पर ये सांड, ये तो यमराज के भैंसे से कम नहीं है। सींग तान कर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे खेत इनके बाप की जागीर हो। शांत हो जा भाई, हम सबका वही हाल है। पर तू तो लाठी लेकर ऐसे गया था जैसे आज आर पार की लड़ाई लड़ लेगा। माहौल पहले से ही भारी था, लेकिन जैसे ही कामते ने अपनी बात आगे बढ़ाई, चौपाल पर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तुम लोग अभी खेत और फसल की बात कर रहे हो, पर गांव की गलियों में क्या खबर उड़ रही है पता है? मैं अभी मेड़ से आ ही रहा था कि रास्ते में कुछ लोग कह रहे थे कि रामू चरवाहे की एक भैंस तालाब में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। लोग कह रहे हैं कि रामू उसे पानी पिलाने ले गया था, पर वह पानी से बाहर ही नहीं निकली। रामू की भैंस गायब? भाई, वह तो काफी तगड़ी थी, उसे कोई जानवर तो खींच नहीं सकता। और तालाब के पास रोने की आवाज, कामते भाई, कहीं वो पुराना किस्सा सच तो नहीं होने जा रहा? रात का अंधेरा अब और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। आग की लपटें अब पीली पड़ चुकी थीं और पीपल के पेड़ की परछाइयां जमीन पर ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई भूतिया नाच हो। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उठकर अपने घर की ओर अकेले जाए। चुप रहो लल्लन, रात के समय ऐसी बातें नहीं करते। पर कामते, अगर मवेशी गायब हुई है और वहां आवाजें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि तालाब के पास कुछ तो ऐसा है जो हम इंसानों की समझ से बाहर है। हे भगवान, ये हमारे गांव को आखिर किसकी नजर लग गई है? जनवरी के उस कड़कड़ाती पाले और कोहरे ने तो हमें वैसे ही तबाह कर दिया था। बेमौसम की उस धुंध में न सूरज दिखता था न रास्ता। आधी फसल तो उसी ठंड की भेंट चढ़ गई। जैसे तैसे हमने जनवरी काटी, सोचा था कि फरवरी में थोड़ी राहत मिलेगी, पर यहां तो मुसीबतें अपना रूप बदल कर आ गई हैं। पहले वो आवारा सांड और नील गायों का तांडव, फिर ये बिजली की आंख मिचौली,
और अब ये तालाब का खौफनाक किस्सा। माहौल में खौफ तो था, पर किसान की जिंदगी में डर से बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। पेट की आग और लहलहाती फसल की फिक्र उन्हें घर में बैठने नहीं देती। चौपाल से उठकर सब अपने अपने घर पहुंचे। लल्लन, कामते और रामदीन ने घर पहुंचकर हाथ मुंह धोया और चूल्हे की गर्माहट में बैठकर चुपचाप खाना खाया। हालांकि उनके दिमाग में अब भी वही तालाब और गायब मवेशी की बातें घूम रही थीं, पर रात की रखवाली भी जरूरी थी। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था। तभी लल्लन अपनी लालटेन और लाठी लेकर निकला और कामते के दरवाजे पर जाकर धीमी आवाज में पुकारा, कामते, ओ कामते, तैयार हो? चलो, रात ढल रही है और सांडों का भरोसा नहीं, किस वक्त हमला बोल दें। हाँ भाई, बस निकल ही रहा था। बिना रखवाली के तो ये जानवर सुबह तक खेत को मैदान बना देंगे। दोनों वहां से निकले और रामदीन के घर पहुंचे। रामदीन अपनी लाठी टेकते हुए पहले से ही बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। आ गए तुम लोग? चलो, आज हम तीनों साथ ही रहेंगे। अकेले मेड़ पर बैठना आज ठीक नहीं लग रहा। तीनों के खेत आस पास हैं, तो एक ही जगह अलाव जलाकर रात काट लेंगे। अंधेरी रात में 3 लालटेन की पीली रोशनी उबड़ खाबड़ रास्तों को चीर रही थी। गांव की बस्ती पीछे छूट चुकी थी और अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और खेतों की खुशबू थी। ठंड इतनी थी कि उनकी सांसों से भाप निकल रही थी। दूर कहीं खेतों के बीचों बीच सियारों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जो मौसम को और डरावना बना रही थी। रास्ता वही था जो उस बदनाम तालाब के पास से गुजरता था। जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुंचे, तीनों की बातचीत बंद हो गई। कदमों की आहट के अलावा वहां सिर्फ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। भैया, अपनी अपनी लालटेन जलाए रखना और देखो, उधर तालाब के किनारे पानी में कोई हलचल तो नहीं हो रही। अरे कामते, चुपचाप चलो, इधर उधर मत देखो, बस सीधा अपने खेत की मेड़ पकड़ो। फसल बचानी है तो हिम्मत तो बांधनी ही पड़ेगी। हम उसी पेड़ के नीचे आ चुके हैं जहां से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी, और तालाब भी पास में ही है। रामदीन चाचा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हमें अपने घर को लौट जाना चाहिए? नहीं कामटे, हमारा खेत नजदीक आ गया है। बस कुछ समय और हम अपने खेत की मेड़ पर होंगे और हमें अपनी फसल को भी बचाना है। इस तरह हम डर कर भाग नहीं रह सकते। पेड़ से अजीबोगरीब डरावनी आवाज आ रही थी। डर उनके भीतर था, पर खेत की ममता उन्हें आगे खींच रही थी। आखिर में वे अपने खेतों की मेड़ पर पहुंचे और वहां जमा सूखी टहनियों और पत्तों को इकट्ठा कर आग सुलगाने लगे। बच गए भाई, आज तो साक्षात मौत को पीछे छोड़ धाच कर आए हैं। वो पेड़, वो आवाजें। लल्लन भाई, अगर आज हम साथ न होते तो पता नहीं क्या होता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मेड्डा पर गुजार दी, पर आज जो सुना वो कलेजा चीर देने वाला था। वो डरावनी आवाज मानो हमें ही बुला रही थी। रामदीन काका, आप सही कह रहे थे, गांव पर किसी की बहुत बुरी नजर है।
घबराओ मत, अब हम खेत पर हैं। यहाँ की मिट्टी और ये जलती आग हमारी ढाल है। पर आज रात सोना नहीं है। सांडों से ज्यादा अब उस अनजानी बला से पहरा देना होगा। रात अब अपने सबसे काले पहर में पहुंच चुकी थी। एक तरफ नील गायों और सांडों से फसल बचाने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ उस भूतिया पेड़ और तालाब का वह खौफ जो शायद उनका पीछा करते हुए खेत तक आ पहुंचा था। अचानक उन्हें अपनी तरफ एक साया आता हुआ दिखाई दिया। हे भगवान, इस ठंड की रात में यह विशाल काय पर अच्छाई किसकी हो सकती है? या तो हमारी तरफ ही आ रही है। काका। वह एक लंबा सूखा हुआ शरीर था जिसकी त्वचा राख जैसी सफेद थी और आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी गूंजी। क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? हम तो बस अपनी फसल देखने आए थे। हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। फसल? अब यहां सिर्फ मौत उगेगी। रामू की मवेशी को मैंने ही तालाब की गहराइयों में खींच लिया। जो भी इस तालाब की शांति भंग करेगा उसका भी वही हाल होगा। तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस जमीन का पुराना रखवाला हूं। सालों पहले यहां मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। अब ये तालाब और ये पेड़ मेरा घर हैं। जाओ यहां से। अगर अगली रात तुम यहां दिखे तो तुम्हारी लाठियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। जमीन तुम्हारी कैसे हो सकती है? यहां तो हम लोगों ने सालों से अपनी मेहनत से फसल उगाई है और इन आवारा जानवरों से अपने खेत की रक्षा की है। इस खेत के लिए हमने दिन रात एक कर दिया है। वह साया अब डरावना कम और उदास ज्यादा लग रहा था। उन तीनों की हिम्मत और अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम देखकर भूत की दहकती आंखों की लाली थोड़ी कम हुई। उसने अपने खेतों की तरफ देखा, एक गहरी और ठंडी आह भरते हुए बोला, तुम मुझे भूत कहते हो, पर मैं कभी तुम्हारी ही तरह एक किसान था। आज से करीब 125 साल पहले जब इस गांव में भयंकर अकाल पड़ा था, तब इस पूरी जमीन का मालिक मैं था। मेरा नाम धनीराम था। उस साल आसमान से आग बरस रही थी और जमीन पत्थर हो गई थी। तीनों किसान लल्लन, कामते और रामदीन सांस रोककर उसे सुनने लगे। अकाल के उस दौर में जमींदार का लगान चुकाने के लिए गांव के लोग अपनी जमीनें बेच रहे थे, पर मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। मैंने इसी तालाब को अपने हाथों से खोदा था ताकि गांव के मवेशी और खेत प्यासे न रहें। दिन रात मैं इसी मेड़ पर सोता था। उस अकाल की रात जमींदार के 7 आदमी मेरे पास आए। वे चाहते थे कि मैं अपनी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा दूं ताकि वे इस तालाब पर कब्जा कर सकें और गांव वालों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकें। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे इसी पीपल के पेड़ से जंजीरों में जकड़ लटका दिया। कड़कड़ाती ठंड की ऐसी ही रात थी। मैं रात भर इसी ठंड में मरता रहा। कोई भी मुझे बचाने नहीं आया और सुबह होते होते मेरा शरीर ठंड से जम गया। मेरी जान निकल गई। तब से मेरी आत्मा इसी तालाब और खेत के आसपास भटकती रहती है। भूत की बातें सुनकर रामदीन, लल्लन और कामते का डर अब गहरे दुख और सम्मान में बदल गया था। उन्हें समझ आया कि जिस जमीन पर वे आज खेती कर रहे हैं वह किसी के बलिदान की बुनियाद पर खड़ी है। बाबा, हम आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
आज से आप भूत नहीं, इस गांव के देवता हैं। इतना सुनते ही भूत का डरावना चेहरा थोड़ा शांत हुआ। उसकी आंखों की लाली धुंधली पड़ गई और वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, जाओ, अब बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। आज के बाद तुम्हें रात के अंधेरे में अपनी फसल के लिए जागने की जरूरत नहीं। जब तक तुम इस मिट्टी का मान रखोगे, इस खेत की रखवाली मेरी रूह करेगी। कोई सांड, कोई नीलगाय या कोई भी बुरी ताकत अब इस मेड़ को पार नहीं कर पाएगी। भूत के ये आखिरी शब्द उन तीनों के कानों में किसी आशीर्वाद की तरह गूंज रहे थे। देखते ही देखते वह विशाल और डरावनी आकृति धुएं के एक गुब्बार में बदल गई और पीपल के पेड़ की जड़ों में समा गई। लल्लन, कामते और रामदीन के मन से सारा खौफ निकल चुका था। उन्होंने उस पुराने पीपल के पेड़ को झुककर प्रणाम किया। रामदीन काका, आज की रात हमने सिर्फ जान नहीं बचाई, बल्कि गांव का खोया हुआ रखवाला वापस पा लिया है। सच कह रहे हो कामते। अब से यह खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, एक मंदिर है।